प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। खत्े के मौजूदा हालात के तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप की दो बहुत अहम बयान सामने आए हैं। एक बयान तो ये कि अमेरिका बहुत जल्द अपनी मुहिम ख़त्म करके ईरान से निकलने वाला है, और इस मरतबा उनके इस बयान को काफ़ी संजीदगी से लिया जा रहा है, क्योंकि हालात कुछ इस किस्म के बन गए हैं कि लग रहा है कि वाकई अमेरिका ईरान से निकल सकता है। साथ ही उन्होंने एक और दावा भी किया है सोशल ट्रूथ पे, जिसमें वो कहते हैं कि ईरान अमेरिका से दरख्वास्त कर रहा है कि जंग को ख़त्म कर दें, और वो कहते हैं कि मगर हमारी शर्त यह है कि आपना हुर्मुज़ को खोला जाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे या मुकम्मल तबाह कर देंगे। अब क्या वाकई ईरान अमेरिका से दरख्वास्त कर रहा है कि इस जंग को प्लीज़ ख़त्म कर दिया जाए? और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अपने इत्तेहादियों से बड़े नालां दिखाई देते हैं, मायूस दिखाई देते हैं। वो कहते हैं मैं फिर चला जाऊँगा तो ये आपने हुर्मुज़ की बंदिश का मामला तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा, मेरा तो मसला नहीं है, जाओ फिर जाके तेल ले लेना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस हवाले से हो रही हैं, जिस पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के जो दीगर सियासी मामलात पर हम देखते हैं कि रोज़ ही कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही होती है, और फिर अदालतों के अंदर भी कई ऐसे मामला चल रहे हैं जिस पर हम चाह रहे थे कि एक सरकार का मौक़िफ़ हमारे सामने आ जाए। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, एक तो ये बताइए कि आज बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब से उनके यहाँ गए, तो हमें याद आ गया कि इस नौयत की मुलाकातें 26वीं तरमीम के मौके पर हुआ करती थीं। कुछ लोग ये कयास कर रहे हैं कि 28वीं तरमीम का मामला शुरू हो चुका है। क्या वाकई रास्ते में है 28वीं तरमीम आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल मुझे था कि क्योंकि सियासी लीडर्स की आपस में जो मुलाकातें हैं वो गाए बगाए होती रहती हैं, लेकिन बहुत सी कैसराइयाँ सोशल मीडिया पे चल रही हैं इस हवाले से कि शायद कोई 28वीं तरमीम जो है उसकी वजह से मुलाकातें हो रही हैं। 28वीं तरमीम के बारे में मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि वही तमाम तर चीज़ें जो 26वीं और 27वीं में नहीं हो सकें, उसके लिए कंसेंसस होना ज़रूरी है। और बिल्कुल उसके साथ जो पिछली दफ़ा भी आपने देखा जो टॉपिक्स रह गए थे, पॉपुलेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उन चीज़ों पे देखें कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हुई है, और वो 27वीं के बाद से ही शुरू हुई थी। गो के एक वक्त पे वो सरमोहरी का भी शिकार थी, लेकिन ये कोई 28वीं तरमीम के हवाले से नहीं, ये खित्ते की सूरत हाल के हवाले से भी है, सियासी तबादला ख्याल भी होता है इन चीज़ों के ऊपर। और जाहिर बात है कि अपोजिशन की एक वो पार्टी है, अब दीगर अपोजिशन की अगर पार्टीज नहीं मिलती, नहीं बैठना चाहती, तो कम से कम जो अपोजिशन की पार्टीज बैठी हैं माँ सिवाय एक के, तो उनसे तो कम से कम मुलाकात होनी चाहिए। और जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि इत्तेहादी हों या मुखालिफ हों, सियासी लोग आपस में बैठते हैं, सियासी बैठकें होती हैं। बैरिस्टर साहब, ये जमहूरियत का जो हुस्न है, ये हमने 26वीं तरमीम के मौके पर तो जगमगाता हुआ देखा जब मौलाना फजल रहमान से बहुत मुलाकातें हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब नंबर पूरा हो गया तो 27वीं तरमीम के मौके पर मौलाना फजल रहमान साहब को किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, और वो नाराज़ भी हो गए कि आप देखो अब मुझसे किसी ने मुनासिब ही नहीं समझा कि मुशावरत करें। अब 28वीं तरमीम में ऐसा क्या है कि मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत पड़ गई है? नंबर तो पूरे हैं। देखिए, मैं उस वक्त भी 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी जो एक ब्रॉड कंसेंसस डेवलप किया जा रहा था, जाहिर बात है आपने भी उसको देखा बड़े क्लोजली, उसमें पीटीआई का भी कंसेंसस हो चुका था, लेकिन सियासी मजबूरियों की वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। 27वीं आईनी तरमीम की जहाँ तक आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि 26वीं में काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को मिला था। तो इसी हवाले से क्योंकि बात तो सारी नंबर गेम की थी, और बिल्कुल उस हवाले से नंबर्स तो पूरे थे, वो आपके सामने थे। कोशिश ये है कि उस वक्त भी ये कोशिश थी कि जब एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप हो तो तमाम तर पार्लियामेंट यूनानिमसली मुत्तहद होके, मुत्तफिक होके जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उनके ऊपर वो वोट करे, और आइन के अंदर जो है तरमीम आनी है उस पर वो आए। अब यहाँ पे ये नेशनल इश्यूज ही हैं तमाम तर चीज़ें। मैं उस मीटिंग का प्रिवी तो नहीं हूँ, मैं ये बिल्कुल वसूख के साथ तो नहीं कह सकता कि 28वीं तरमीम की कोई बातचीत उनकी मीटिंग में या उनकी मुलाकात में हुई होगी या नहीं हुई होगी। मेरे ख्याल से सियासी मामलात पे और खित्ते की सूरत हाल पे भी डेफिनेटली, वेदर डोमेस्टिकली या रीजनली या इंटरनेशनली, चीज़ें बिल्कुल होती हैं। और मौलाना साहब जो हैं वो बड़े एक मंजे हुए सियासतदान हैं, वो अपनी एक उनकी जमात है,
तो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हेड्स ऑफ पार्टीज हैं, उनकी मुलाकात होती रहती है। और इसी हवाले से अगर आपने कहा जैसे कि 28वीं तरमीम में कुछ ऐसी चीज़ें जो 27वीं में रह गई थी वो होना बाकी हैं, लेकिन जो 27वीं में चीज़ें रह गई थी उसमें पीपल्स पार्टी को एतराज़ात थे और पीपल्स पार्टी उस पर मुत्तफिक नहीं थी और उन्होंने कह भी दिया था अपनी CEC के बाद कि हम इस पर तो मुत्तफिक नहीं है। तो तरतीब तो फिर ये होगी कि पहले आप उन चीज़ों पर आप राजी करें उन्हें या आपके साथ मुशावरत हो। मौलाना फजल रहमान तो बाद में आएंगे, तो क्या आपकी मुशावरत इन चीज़ों पर जो 27वीं तरमीम में रह गई थी पीपल्स पार्टी के साथ हो गई है? देखिए, ये एक कंसेंसस का जो तमाम तर मामला है, ये ऑन एंड ऑफ चलता रहता है और इसमें बिल्कुल आपको याद होगा कि उनकी 2 CEC की मीटिंग्स थी और दोनों CEC की मीटिंग्स के बाद, दूसरी CEC मीटिंग के बाद गालिबन, इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो बिल्कुल उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आउटराइटली उसको बिल्कुल मुस्तरद कर रहा हूं, या वो मुझे कन्विंस कर लें या मैं उनको कन्विंस कर लूंगा। यही अल्फाज थे उनके, इन सो मेनी वर्ड्स, तो उन्होंने यही बात की थी। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कन्विंसिंग की बात तो नहीं, लेकिन कुछ तल्ख हकीकतें जरूर हैं जिसका जिक्र वजीर आजम ने भी कई दफा किया, हम भी कई दफा करते आए हैं कि सारा बोझ जो है वो वफाक तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसकी हालिया मिसाल आप फ्यूल सब्सिडी में देख लें। अब 129 अरब रुपया फ्यूल सब्सिडी में दिया, जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम और अवाम जो है उससे मुस्तफीद हो रही है। लेकिन जाहिर बात ये भी मामला फिर क्योंकि PSDP से ही कट लगा के दिया गया जो उसका 10% बनता है, तो कुछ जिम्मेदारी सूबों पे भी आयद होती है। अब सारी चीजें तो वफाक नहीं कर सकता, विच इज हार्श रियलिटी। तो कम से कम इसको भी देखना चाहिए और आई थिंक रैशनली अगर इन चीजों को देखें तो मजीद बेहतरी हो सकती है, बिकॉज हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम और अवाम ही बेनिफिट करती है इन तमाम चीजों से। सही है। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि एक दरखास्त पिछले दिनों इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गई और उसके नतीजे में 2 रुकनी बेंच का एक फैसला आया। कहा गया कि कमिश्नर जो हैं वो एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे, वो मेडिकल बोर्ड जाएगा अडयाला, वहाँ पर जाकर इमरान खान का मुआयना करेंगे और उनका मुआयना करने के बाद फिर वो अदालत को बताएंगे कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कमिश्नर उस रिपोर्ट की बुनियाद पर ये रिकमेंडेशन देंगे। अब 19 तारीख को ये मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया था, 19 तारीख को उसने मुआयना किया, लेकिन अब 1 अप्रैल है और इतने दिन गुजर जाने के बाद उस रिपोर्ट का यानी वो मेडिकल जो मुआयना हुआ था उसका रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई और ना ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक जमा कराई गई है। तो इस सिलसिले में आपके इल्म में है कि क्या पेशरफ्त हुई है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जब अदालत कमीशन अपॉइंट करती है और वो मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील दिया गया उस कमीशन के थ्रू, तो जाहिर बात है कि उन्होंने जाके जब एग्जामिन किया होगा और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट बनाई होगी, या तो रिपोर्ट अभी वो स्टिल जो है उस पर काम कर रहे होंगे, अगर बन गई होगी रिपोर्ट तो वो जमा करा देंगे। मैं इस मामले में प्रिवी तो नहीं हूँ बिकॉज ऑब्वियसली अदालत का मामला है, अदालत के हुक्म से ही हुआ जिस तरह आपने फरमाया। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो अदालत में जमा कराना बिल्कुल जरूरी होगा और अदालत में जमा कराने के बाद वो अदालत की ही प्रॉपर्टी है, वो कोर्ट। लेकिन आप समझते हैं बैरिस्टर साहब कि ये एक हेल्थ का जो मामला है थोड़ा अर्जेंसी का होता है। इत्तला तो यही है कि इमरान खान साहब की तबीयत दुरुस्त है, बेहतर हुई है, उनकी हालत, आंख की सेहत भी बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी अदालत ने तो इसीलिए ये कमीशन बनवाया था कि भाई फौरी तौर पर चेक करें कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जरूरत है या नहीं है, और इस पर तवील खामोशी हम देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और सेहत के मामले में बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। मैं समझता हूँ कि एक आम कैदी को भी उतनी ही सेहत की सहूलियात मैसर होनी चाहिए और अगर वो शिकायत करता है अपनी सेहत के हवाले से तो बिल्कुल चाहे वो उसका स्टैचर कुछ भी क्यों ना हो, बिल्कुल सेहत के मामले पे लाइटली नहीं लेना चाहिए और अगर अभी तक जमा नहीं कराई तो बिल्कुल उनको जल्द अज जल्द जमा करा देनी चाहिए और ये अदालत ही उनको पाबंद कर सकती है। मेरे ख्याल से अगर कोई एक मुतफरक दरखास्त दे दे PTI के वकला और उनकी टीम तो बिल्कुल अदालत एक स्पीकिंग ऑर्डर पास कर सकती है इस पर। इमरान खान से मुलाकातें बंद हैं, ये कब तक बंद रहेंगी? मैं असदुल्ला साहब आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसकी आज दिन तक कोई भी तस्दीक नहीं की गई या कोई तस्वीर कह लें उस हवाले से या कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं। मैं 12 दफा इस चीज का जिक्र कर चुका हूं कि क्या जो है इनको कबाहत है इस सारे मामले के ऊपर के अडयाला के सुपरिटेंडेंट को एक अंडरटेकिंग क्यों नहीं दे देते और क्यों नहीं रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक अंडरटेकिंग देते कि हम वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी फिजा जो है हम अपने हाथों में नहीं लेंगे या ऐसी कोई सिचुएशन कायम नहीं करेंगे। इसी तरह वहां पे सियासी मुलाकातें नहीं होंगी,
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन नहीं होगी। अडाला के बाहर जो तमाम तर मीडिया से गुफ्तगू की जाती है, जिस हवाले से आए आपके शो में बैठे गुफ्तगू करें, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अडाला के बाहर ही क्यों? तो बात यह है कि इस चीज के ऊपर आज दिन तक ना सेक्रेटरी जनरल ने, ना चेयरमैन ने, ना उनकी बहनों ने, ना उनकी फैमिली ने, किसी ने भी कोई अंडरटेकिंग जमा नहीं कराई। और ये मामला तकरीबन मेरे ख्याल से तो अब तकरीबन 2 माह से जायद हो चुका। जो तमाम तर मामला इनके सामने खुद ही है, ये खुद ही मुलाकात नहीं करना चाहते और हीले बहानों से जो है वो काम लिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वकला की मुलाकात बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो मुलाकात नहीं करना चाहते तो फिर तो आपको जरूर चाहिए कि उनकी मुलाकात कराए ताकि उनका ये बहाना खत्म हो। नहीं, मैं वकला के ऊपर आपको जरूर बता सकता हूं कि वकला की मुलाकात जो है, क्योंकि अभी जब उनकी अपील टेकअप हुई थी और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी थी, अब मेन अपील क्योंकि फिक्स हो गई, जो मैंने अदालती रिमार्क्स देखे, जिसकी रिपोर्टिंग भी हुई, तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि वकला की मुलाकात हो जाएगी। उसमें पिछली दफा भी कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई मामला नहीं था, बड़ा ही प्रोफेशनली जो है। और हर देखे ना, क्लाइंट को और वकील का जो एक मामला है, वो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने लेनी है, वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा आंसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खित्ते के हालात और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के जो 2 नए दावे हैं उस पर बात करते हैं, उसमें कितनी सदाकत है और क्या होने जा रहा है एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रोज नए नए बयान देते रहते हैं, लेकिन अब जो बयान उन्होंने दिया है उसको खासी अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द अपनी मुहिम खत्म करके ईरान से निकलने वाला है, और ये बात उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में कही है। और इस नौयत की बात वो पहले इशारतन कर चुके हैं और मार्को रूबियो वाज़ेह अंदाज़ में कह चुके हैं कि हम यहाँ पर कोई तवील क़याम करना नहीं चाहते, हम जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से अमेरिका अपनी मुहिम खत्म करके निकलने वाला है, और दूसरी तरफ 3500 नए फौजी बुलवाए गए हैं, और इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद अमेरिका ज़मीनी कार्रवाई का इरादा रखता है, खुद अपने फौजियों के साथ ज़मीन पर उतरना चाहता है। तो असल में क्या होने जा रहा है? और फिर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई हम यहाँ से चले जाएंगे, बस ठीक है, फिर वो हमारे नेटो अलायंस जो हमारे साथ मदद नहीं कर रहे वो जाएं, जाके हुर्मुज़ से तेल लेकर आ जाएं, अगर हम नहीं कर पा रहे हम चले जाते हैं, फिर आप कर लें अपना मसला हल। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं? और ये जो सवाल उन्होंने उठाया है कि अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है तो क्या आबनाए हुर्मुज़ फिर खुल जाएगी खुद ब खुद, ईरान उसे खोल देगा, या उसके लिए मजीद कुछ करना होगा? मेरे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया जमील साहब, खुश आमदीद। मुर्तज़ा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, तेहरान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तज़ा साहब आपका भी शुक्रिया। जमील अहमद खान साहब, कैसे देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को? क्या वाकई अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, या जैसे ईरान पहले खदशा जाहिर करता रहा है कि तेल की कीमतों को मैनेज करने के लिए, स्टॉक मार्केट्स को मैनेज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं? नहीं, इस दफ़ा महसूस ये हो रहा है, जो इशारे आपने अभी पीट हेगसेट की बात की है, मार्को रूबियो की बात की है, और डोनाल्ड ट्रंप की ये अभी जो ट्रूथ सोशल पे जो उन्होंने बयान दिया है और जो उन्होंने ओवल ऑफिस में बात की है, इन चीज़ों का और पिछले कोई 10-12 दिन से जो बयानात आ रहे हैं उसका लुबे लुबाब जो है वो 2-3 अगर जुमलों में कहा जाए तो वो यही कहते हैं हमने जंग जीत ली है, हमने 95% उनकी फौज तबाह कर दी है, एयरफोर्स तबाह कर दी है, 150 नेवी के जहाज हमने डुबो दिए हैं, तबाह कर दिए हैं, और हमने 2-2 हज़ार के बंकर बस्टर के बम वहाँ चलाए हैं। वहाँ जितनी तबाही और बर्बादी भी हो गई है वो हमने वो कर चुके हैं, जंग हम जीत चुके हैं। उनकी पहली, दूसरी और तीसरे लेवल के लीडर्स जो हैं वो फना कर चुके हैं हम, और अब वो क्लेम कर रहे हैं कि जो नई लीडरशिप है, यानी वो पहले, दूसरे, तीसरे जो लेवल के लीडरशिप को फना करने के बाद अब जो लीडरशिप आई है वो मोतदिल है, वो मानती है। अच्छा, उसमें ये सारे के सारे अगर इसका इन तमाम बातों का अहाता किया जाए और तजिया किया जाए तो एक बात सामने आती है, और इस चीज़ को भी जहन में रख लिया जाए कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या प्रेशर पड़ रहा है लोगों का, उनकी जेबों पर क्या वेट पड़ रहे हैं, उन हुकूमतों पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, और ख़ास तौर पर अमेरिका में कितना प्रेशर, जहाँ के तकरीबन 90 लाख के करीब लोग 3,300
मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ इवेंट्स में बाहर निकल आए, और जब मिड टर्म इलेक्शन सामने आ रहा है, 36 के करीब वहाँ के कांग्रेसमैन, उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे नवंबर के इलेक्शन में। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का उनको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, जबकि रॉक बॉटम पे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की आए दिन बतदरीज उनकी वो ख़त्म रेटिंग कम होती जा रही है। तो ऐसी सूरत में एक बहाना चाहिए, एक सहारा चाहिए। चाइना पाकिस्तान ने मिलकर कल के इस जो विजिट है डार साहब का, उसमें बाकी तो जाहिर है डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बाहर आई है, लेकिन महसूस यही होता है कि ये बहाना उनको कारामद बहाना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान और जो तीन ममालिक दूसरे और चाइना, उन्होंने इस मामले में फेस सेविंग देना मुनासिब ही समझा होगा। इसीलिए आज रात को जब मजीद डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू करेंगे, अपनी एड्रेस करेंगे, जो बहुत रेयर होता है अमेरिका में कौम से खिताब करना, तो उसमें ये तमाम जो आपने नुकात पेश किए हैं, उन नुकात की अक्कासी भी मिल जाएगी और पता पड़ जाएगा कि जो उन्होंने 2 से 3 हफ्ते के कहा है, मेरे अंदाजे के मुताबिक उससे पहले ही वो बिस्तरा बांध के इधर से निकलने की कोशिश लेकिन करेंगे। एक और बयान अभी जो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने दिया है, मैं उसका भी जिक्र करता चलूँ। मुर्तज़ा नकवी साहब जरा देखिएगा, वो कह रहे हैं कि जो नई रजीम है ईरान की, उसने अमेरिका से जंगबंदी की दरख्वास्त की है। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जंग ख़त्म करने का कहा गया है, हमें कहा गया है कि जंग ख़त्म कर दें, लेकिन हम ये तब मानेंगे जब आबनाए हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी और महफूज होगी, वरना हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे या पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे। ये नया स्टेटमेंट है। आपको क्या लगता है कि ईरान ने वाकई दरख्वास्त की है नगरी साहब कि जंग ख़त्म कर दी जाए, और ईरान बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका से दरख्वास्त कर रहा है? बहुत शुक्रिया शामिल गुफ्तगू होने का मौका दिया। देखिए, इसको मैं एक दूसरे पैराहे में देखता हूँ। ये जो बातें हो रही हैं कि जंग खत्म होने जा रही है और हम जंग से बाहर निकल जाएंगे, और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, उसको आपको एक दूसरे जाविये से भी देखना पड़ेगा। मेरे मोहतरम कुलीग की खिदमत में मैं अर्ज करूंगा कि एक और जाविये से देखें। वो जाविया ये है, जिस तरह से उन्होंने फरमाया कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बहुत है, इंटरनल प्रेशर भी है अपने मुल्क का और एक्सटर्नल प्रेशर भी है। पूरी दुनिया के अंदर जो ऑयल का स्टॉक था, कुछ ममालिक में अप्रैल के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा, कुछ ममालिक में दूसरे हफ्ते में, और कुछ ममालिक में अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ये स्टॉक खत्म हो जाएगा। जब उनके पास ये स्टॉक खत्म होगा तो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का वावेला शुरू हो जाएगा, जिस तरह से आपकी नजरों में ये सारी चीजें हैं। ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि जो मार्केट है एनर्जी, उसको कूल करने के लिए, और अमेरिका के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं, जो इंटरनल वॉइसेस हैं, उनको थोड़ा सा काम करने के लिए, कूल करने के लिए उन्होंने ये बयानात दिए हैं। जबकि पसे पर्दा उन्होंने इसराइल को ये अथॉरिटी दे रखी है कि वो ईरान के अंदर उनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डैमेज करें। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। कल ही जो ईरान की सबसे डेवलप इंडस्ट्री थी मेडिसिन की, जहां पर कैंसर के ऊपर बेहतरीन तहकीकात हो रही थी, और अगर आपको ये इल्म हो, ईरान की कैंसर के खिलाफ जो मेडिसिन की प्रोडक्शन थी या उनकी काविशें थी, वो दुनिया के जो वर्ल्ड लेवल के जो ममालिक हैं उनके बराबर पहुंच चुकी थी। उस कारखाने को तबाह किया गया। मुझे बताइए वहां कौन सा मिसाइल सिस्टम नस्ब था, या वहां कौन से ड्रोन नस्ब थे जिनको तबाह किया गया। उसके बाद आप आ जाइए अवामी जो रिहाइश गाहें हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर कौन से मिसाइल नस्ब थे। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए यूनिवर्सिटीज की तरफ, वहां कौन से मिसाइल नस्ब थे। अच्छा, कल ही इन्होंने किरमानशाह एक इलाका है, वहां के 3 पुल उड़ाए हैं जो कनेक्टिविटी एक शहर से दूसरा शहर के लिए कनेक्ट करते थे इलाके को। तो ये सारी कोशिशें इसराइल के जरिए जारी हैं कि अवामी प्रेशर ईरान पर डेवलप किया जाए, और अपने बयानात के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में जो उन पर प्रेशर डेवलप हो रहा है उनको कम किया जाए। तो मेरा जाविया निगाह ये है। दूसरी बात जो आपने की कि इसका वो जो बयानात दे रहे हैं, आपको ये लगता है मुर्तज़ा साहब, आपको ये लगता है कि अमेरिका बस बयान दे रहा है, फौरी तौर पर वो ईरान से निकलने का इरादा नहीं रखता? निकलेगा, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते तक मुझे कोई ऐसा सिलसिला नजर नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर से प्रेशर जब भरपूर डेवलप होगा तब ये निकलेगा। उसकी बुनियादी वजह, आपने जो क्लेम किया ईरान मुज़ाकरात की बात कर रहा है, या उन्हें डैमेज कर देंगे या पत्थरों के जमाने में ले जाएंगे, ये पत्थरों के जमाने वाला डायलॉग जो है वो उनका पुराना हो गया। देखें, ये जो भी काम करेंगे उसके बदले इस पूरे खित्ते के एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। ये यहाँ जो करेंगे, क्योंकि वहां पर गल्फ के अंदर जो इनके अड्डे हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है अमेरिका ने या इसराइल ने, तो ये ईरानी उनको भी नहीं छोड़ेंगे, और इन्होंने इसकी मिसाल इनको पहले करके दिखा दी है। फर्क ये है कि इन्होंने अभी तक यूनिवर्सिटीज पे अटैक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी तालीमी इदारा है,
और उससे तालीम वाबस्ता है। ये चूंकि तालीम के दुश्मन है, ये चाहते ही नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर कभी तरक्की हो, ये अपना कोई काम कर सकें, इनकी अपनी कोई लोकल प्रोडक्शन हो, हमारे बराबर है। बुनियादी नुक्ता समझना पड़ेगा ये है। तो ये काम वो ईरान के अंदर धड़ल्ले से कर रहे हैं, लेकिन लोगों को निकालने और लोगों को नाउम्मीद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी, उसमें भी नाकामी हो गई। आप देखिए ईरान के अंदर इस वक्त 90% से ज्यादा लोग इस रजीम के हामी हैं, जमहूरी इस्लामी की, जैसे अमेरिका रजीम कहता है, जो कि एक लीगल जो है वो लोगों के वोट से और हिमायत से आई गवर्नमेंट है। तो मैं समझता हूं कि ये सारा जो सिलसिला है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा यानी एक गेम चल रहा है, और ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला गेम अभी नहीं है। कम से कम 2 हफ्ते, जब तक इंटरनेशनल क्राइसिस। अच्छा, फिर एक नुकता और इसमें ऐड कर लीजिएगा, जिन अहदाफ को ये लेकर आए थे, मुझे बताइए, ये जो हम जीत चुके हैं, हम खत्म कर देंगे, अच्छा आपने फैक्ट्रियां उड़ा दी, आपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज उड़ा दी, ये क्या दोबारा नहीं बन सकती हैं? दोबारा बनेंगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये कि आप जो अहदाफ लेके आए थे रजीम चेंज, कहाँ हुई? खामेनाई गए, एक खामेनाई और आ गए, इनकी जो फोर्सेस थी, सियासी स्ट्रक्चर था, वो वैसे ही खड़ा हुआ है। दूसरा इनका हदफ था यूरेनियम की, जो अफजुदा शुदा यूरेनियम है, उसको निकालना, उसको लेकर जाना, वो लेकर जाने में कामयाब हुआ नहीं। तीसरा इनका जो मेन पॉइंट था, वो अब जो जिस पर ये आ चुके हैं, आबनाए हुर्मुज को खुलवाना, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि हम नहीं खुलवा सकते, लिहाजा जिनको तेल चाहिए वो खुद खुलवाएं। तो ये किस चीज में कामयाब हुए हैं? इनका फोकस जिनको ये लेकर आए थे अहदाफ को इस खित्ते के अंदर, उन अहदाफ में से तो एक भी हासिल नहीं कर सके, बल्कि उल्टा जो आबनाए हुर्मुज खुली हुई थी वो भी बंद हो गई। और अब ईरान, ये याद रखिएगा, मेरा नुक्ता नोट कर लीजिएगा, अब ईरान जो जंग लड़ रहा है वो आबनाए हुर्मुज की जंग लड़ रहा है। ईरान इस पॉइंट को कभी भी लूज नहीं करेगा, और यही विनिंग पॉइंट है ईरान का, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और दूसरा अहम तरीन नुकता जिस वजह से ये जंग कंटिन्यू रखे हुए हैं, वो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों का। ट्रंप का तो मखसूसन एप्स्टीन फाइल्स का सिलसिला, और दुनिया के अंदर नेतन्याहू ने जो वॉर क्राइम्स किए हैं उसका सिलसिला। जॉन मर्शाइमर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं शिकागो यूनिवर्सिटी के, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूं, कह रहे हैं जिस दिन इनका कदम अदालत के अंदर पड़ गया, उसी दिन इनकी फांसी है जी। इनके वॉर क्राइम्स और इनकी बदनामियां और इनके काले करतूत इतने हैं कि जिस दिन ये लाए गए, तो ये सारा सिलसिला आपको इतनी आसानी से डिसॉल्व होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन आपने जैसे कि कहा कि आपने जैसे कहा कि आपने हुर्मुज को खुलवाना, अब ये चैलेंज बना हुआ है, लेकिन एक दूसरा इंप्रेशन भी डोनाल्ड ट्रंप देने की कोशिश कर रहे हैं जमील साहब, और वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो तेल मौजूद है, आपने हुर्मुज से तेल मेरे पास तो नहीं आ रहा, तो भाई जिस जिसको चाहिए फिर जाके खुलवा ले आपने हुर्मुज, मैं तो फिर चला जाता हूँ यहाँ से। तो वो अपने नेटो अलायंस को, यूरोपियन कंट्रीज़ को वो नाम लेकर मुखातिब कर रहे हैं। क्या अमेरिका वाकई इस अंदाज में, और डोनाल्ड ट्रंप इस अंदाज में सोच रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई नहीं खुलती तो फिर जाओ तुम लोग भुगतो, मेरा क्या है? तो में बहुत ज़्यादा मुबासलत है। मैंने भी यही बात की और हमारे दूसरे साथी भी यही बात कर रहे हैं कि उनको कोई अहदाफ तो अचीव नहीं हुआ डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें अपनी एक, और उनके वजीर जो हैं स्टेट सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वो भी यही क्लेम कर रहे हैं, मार्को रूबियो भी यही इंदिया दे रहे हैं। मैंने भी 2 से 3 हफ्ते की बात की और कहा कि शायद 2-4 दिन का शायद फ़र्क पड़ जाए, या उससे पहले आज की तकरीर में अंदाज़ा हो जाएगा। तो इन चीज़ों में हमारी मुबासलत है। इसके बाद जो हमने देखना ये बात भी दुरुस्त है कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इतना मवाद मौजूद है, वारंट उनके निकले में। जॉन मीरशाइमर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनके साथ साथ न सिर्फ वो कह रहे हैं बल्कि उनके साथ जॉफरी सैच भी कह रहे हैं, वो भी एक प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उसके अलावा साथ साथ जो है बाकी मैकार्थर भी यही बात कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे तजिया निगार यही बात कर रहे हैं इसके नेतन्याहू के बारे में। वो एक जाविया है, वो एक एंगल है, लेकिन इससे बड़ा एंगल ये है कि जो 1897 से लेके अब तक सहूनियों की जो एक ख्वाब था कि ये हम किस तरह ग्रेटर इजराइल करेंगे, उसके आगे कौन रुकावट बना हुआ था? सिर्फ ईरान, और ईरान ही वह आखिरी मज़ामत वो समझते थे, और ईरान को चाहते थे कि हमेशा के लिए नीस्त नाबूद कर दें। अब वो 4-5 दिन के मंसूबे समझते थे कि वो हो जाएगा, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, जिस तरह के नेतन्याहू ने अपना पेश किया था वार प्लान, जिस तरह के वाइट हाउस में डिस्कस हुआ था, 11 तारीख को फाइनल डिस्कशन हुई थी फरवरी को, उसके बाद ये मामला तो दूसरा निकल आया। ईरान ने जो मज़ाहमत दिखलाई है इसका तस्वर नहीं किया जा रहा था। और दूसरा ये है कि अब तो एक फ्रंट ईरान तो नहीं रहा ना,
उधर यमन से खुल गया हूतियों का फ्रंट, उधर से हिजबुल्लाह का खुल गया। वो समझते थे कि हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया है। उधर से इराक से जंग शुरू हो गई है, इराक से खूब हर तरफ से मिसाइलों की बौछार है। और साथ में अभी सीरियन मलेशिया जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं हुए हैं। तो ये हर तरफ से मुझे मिसाइलों की बौछार है। तो इसका इल्म हो गया डोनाल्ड ट्रंप को भी कि ये एक दलदल है, इस दलदल में फंस गया तो अमेरिका नहीं निकल सकेगा। इसके बावजूद कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है। एक और जो तकिया किया था उन्होंने गल्फ के कंट्रीज पे, जो कि हमेशा इस बात के हामी रहे हैं कि भाई ईरान से जान छड़ाओ हमारी, अब वो भी सहमे सहमे और खामोश बैठे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो इस जंग में कूदें, उन्हें पता है कि उसके असरात क्या होंगे। अब आ जाते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ असल चीज है। डोनाल्ड ट्रंप को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए उन्होंने तैयारी अपनी की हुई है, अभी भी की हुई। ये और बात है उनका नुकसान बड़ा होगा। ये और बात है कि बॉडी बैग्स इतने आए जाएंगे अमेरिका में कि वियतनाम के बाद कभी नहीं गए होंगे। ये तमाम चीज़ें भी सच हैं, लेकिन उसके अब जिस तरह दिन गुजर रहे हैं उस तरीके से अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। एक इम्प्लोजन हो रहा है अमेरिका के अंदर से। दुनिया में 85 ममालिक में जो है वो महंगाई और ऑयल की कीमत बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहाँ एक इस्तराब है। मगर जमील साहब, मेरा जो बुनियादी सवाल था ना सर, ये मैं आपने आपसे जी मैं सवाल आपसे ये कर रहा था कि आपने हुर्मुज़ को क्या ऐसे ही बंद छोड़ के अमेरिका जा सकता है या खुलवा के ही जाएगा? नहीं, अमेरिका तो कहता है ना कि हमें यहाँ के तेल की जरूरत नहीं है। वो तो उनकी, क्योंकि आपने हुर्मुज़ पे आने का मतलब ये था कि वो किसी तरीके से ईरान की इस सुप्रीमेसी को ख़त्म कर दें। और इसका मतलब ये है कि ईरान में भी जब चाहें वो उसको ज़ेर बार कर दें ईरान को। उस लिहाज से वैसे तो उनके ख्वाब ये थे कि हम जाके अगर फिजिकली भी जाना हुआ, जो पैरा ट्रूपिंग उन्होंने बटालियन भेजी 82 और उसके साथ साथ एम्फीबियस जो 2 जहाज़ भेजे हैं कि वो समुद्री रास्ते से भी 5000 के करीब मरीन उतार दें, पैरा ट्रूपर भी उतार दें। लेकिन कैलकुलेशंस पेंटागन तो इसके हक में नहीं रहा शुरू से, लेकिन एक मजबूरन वो सारी मूवमेंट करनी पड़ी उनको। आखिरी बात जो मैं करना चाहता था, जिसमें हर चीज़ सुन हो जाएगी, वो हुर्मुज़ की बात हो रही है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हुर्मुज़ को पहले इंटरनेशनल कानून की बात कर लेते हैं, जिसकी की पासदारी आजकल कोई नहीं करता है। वो है यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज। उसके तहत अपनाए हुर्मुज़ का फैसला हो सकता है। और ईरान वही क्लेम कर रहा है पसे पर्दा के जी हमारी सॉवरेनिटी इस पे होनी चाहिए, ईरान की और ओमान की इस पे हो सकती है, और कोई तीसरा मुल्क तो आ नहीं सकता। अच्छा, अब रहा, मैं इस कानून की बात कर गया, लेकिन अब इसके रहा सवाल कि चाइना पसे पर्दा कुछ नहीं कर रहा है, रशिया पसे पर्दा कुछ नहीं कर रहा है। चाइना की ग्रोथ और चाइना की जो ख्वाब है, ख्वाब क्या बल्कि अब हकीकत में बदलता जा रहा है कि 2030 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी माशी कुव्वत, और चाइना रशिया मिलके तकरीबन मुसाबकत रख जाएंगे यूएस की अस्करी कुव्वत के साथ। इस वक्त भी इसके स्पेस वेपनाइजेशन में चाइना रशिया मिलकर वो मुकाबले में आ गए हैं अमेरिका के। तो जब और इसको कंक्लूडिंग लाइन में कहूंगा कि जब वर्ल्ड वॉर पहली जब जंग अजीम शुरू हुई तो जर्मन उभर रहा था, दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो जापान समुद्रों में कब्जा कर रहा था, तीसरी कोल्ड वार खत्म हुई तो सोवियत यूनियन आगे बढ़ रहा था। तो कोई भी यूनिपोलर ताकत अपनी ताकत इस तरह नहीं देता है। ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का ये आप ये भी शामिल करने इस पूरी इक्वेशन में। तो चाइना 2030 तक वो नहीं चाहेगा कि कोई जंग यहाँ जारी रहे, वो नहीं चाहेगा डिस्टेबलाइजेशन हो। उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही, बीआरआई को देखने, चाइना बिल्कुल सही है, मगर तो वो आपने हुर्मुज़ को खुलवा लेगा, चाइना ईरान से मिलकर। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या वो जो ईरान कह रहा है, नगरी साहब, ईरान कह रहा है कि टोल वसूल करेंगे अब हर गुजरने वाले जहाज से। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अमेरिका अगर यहाँ से ऐसे ही इस सिचुएशन में निकल जाता है तो क्या आपने हुर्मुज़ ईरान खोल देगा, या फिर वो शराइत जो आयद कर रहा है कि भाई अब हम टोल लिया करेंगे, नया जाब्ता बनाएंगे, नया कानून बनाएंगे हम, आप क्या ये मुमकिन है? देखिए ना जी, देखिए टोल टैक्स की जो बात की है वो आपको उसमें समझना पड़ेगा। ईरान ने जो टोल टैक्स की बात की है वो हर मुल्क से लेने की बात नहीं की है। अभी तक ईरान का नुक्ता नज़र ये है कि जो ममालिक हमारे खिलाफ हैं या जो अमेरिकन अलाई के अंदर शामिल हैं, जिन्होंने हमें पाबंदियों के अंदर रखा हुआ है, हम उनसे वसूल करेंगे, उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बाकी जो दोस्त ममालिक हैं वो जिस तरह से अभी जा रहे हैं उसी तरह से अपने हुर्मुज़ के खुलने के बाद भी जाएंगे,
हमारी हम आहंगी के साथ, विद कोऑर्डिनेशन ऑफ ईरान। ये पहला नुकता समझ लीजिएगा। दूसरा, जिस तरह से मोहतरम मेरे सीनियर कुलीग ने बात की, बिल्कुल ठीक है, चाइना को ये सूट ही नहीं करता है कि आपने हुर्मुज़ बंद हो या वहां पर कोई पाबंदी हो। उसकी वजह यह है कि चाइना का जो ट्रेड सिस्टम है वो इतनी तेजी से नीचे गिरेगा अगर ये मामलात हुए और ये खित्ता बेसबाती की तरफ गया। इस खित्ते में जंग मजीद चाइना को चाहिए नहीं है। अभी तक देखें 35 से 40% जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है। आप समझते हैं 35 से 40% का मतलब दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस का बढ़ जाना, दुनिया के अंदर एक क्राइसिस पैदा हो जाना। ऑयल क्राइसिस पैदा होगा तो चीजें महंगी होंगी, चीजें महंगी होंगी तो लोगों की जाती जिंदगी पर इफेक्ट पड़ेगा, कारोबार जिंदगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खराबियां पैदा करेंगी। तो चाइना का जो इस वक्त नजरिया है वो सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं है, बल्कि एक नुकता और मैं सिर्फ अपने मोहतरम कुलीग की बात में ऐड कर दूं, इस पूरे खित्ते को स्टेबल रखना चाइना का एक नुकता नजर है कि यहां तक जो हो चुका है अब इससे ज्यादा मजीद ना हो। चूंकि इससे ज्यादा मजीद होने की सूरत में चाइना के पास तो एनर्जी का लेवल वो नहीं है जो इस मुल्क के अंदर है, चूंकि चाइना बहुत सारे अपने मामला इस एनर्जी के जरिए चलाता है ना, उसको तो बिजनेस है, ट्रेड है। तो चाइना को इस खित्ते की बेसबाती से, इस खित्ते के अंदर जो डिस्टेबलाइजेशन है उससे खतरात लाहक हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे मोहतरम कुलीग, चाइना उतरेगा और अपना ये काम करेगा। सिर्फ एक नुकता मेरा ऐड कर लीजिएगा जो कि बताना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे ईरान से यूरेनियम लेने, यूरेनियम तो ले नहीं सके, आबना हुर्मुज़ भी उनके हाथ में देके चले गए। और एक जो अहम नुकता जिसकी वजह से ईरानी कौम ज्यादा, जो यानी इस्लामी जमहूरिया के जो मुखालिफ थे, वो भी अब ईरान में सुबह शाम निकलकर अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रंप ने पिछले दिनों अपने किसी सहाफी को जवाब देते हुए जो जुमला कहा था कि मुझे ईरान के सिर्फ तेल से मतलब है। तो ये बात खुद ईरान पर भी वाज़ेह हो गई और पूरी दुनिया पर भी वाज़ेह हो गई कि इनका कोई कानूनी और इखलाकी नुक्ता निगाह नहीं है ईरान पर हमला करने में। ये एक बदमाश की तरह, WWE के रेसलर की तरह की जो इनका साबका है, और यही वजह है कि ईरानियों का नेशनलिज्म जो है वो उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा नुक्ता आपने बयान किया, बहुत शुक्रिया साहब। जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की बात करेंगे। 8 साल पहले तेहरा कत्ल, 3 लोगों का कत्ल हुआ। 8 साल के बाद अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। तो फिर कत्ल किसने किया? क्या 8 साल में अदालत या रियासत इस नतीजे पर पहुंच पाई है? उमर रुबाब चांडियो से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 2 रोज़ पहले ज़िला दादू की एक अदालत ने, मकामी अदालत ने, क्रिमिनल कोर्ट थी ये, उसने एक तहरे कत्ल का फैसला सुनाया और उसमें नामजद तमाम 8 मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर था, इसमें 3 लोगों को कत्ल किया गया, मुख्तार चांडियो, करमुल्ला चांडियो और काबिल हुसैन चांडियो। इन लोगों को कत्ल किया गया। मुख्तार चांडियो की जो साहबजादी हैं उम्मे रुबाब चांडियो, वो इस केस की पैरवी कर रही थी और ये बड़े अरसे से केस चल रहा था क्योंकि 2018 में ये वाक़या पेश आया और इसकी FIR के इंदराज में मुश्किलात पेश आ रही थी, केस की पैरवी में मुश्किलात पेश आ रही थी। साकिब निसार साहब ने इसका खुद नोटिस लिया था, 3 महीने में इसका फैसला सुनाने का कहा था। साल के बाद ये फैसला आया और इस फैसले से जो एग्रीड पार्टी है उनको काफ़ी मायूसी हुई। उमर रुबाब चांडियो ने कहा कि वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी और उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हमारे साथ उमर रुबाब चांडियो साहिबा मौजूद हैं इस केस पर बात करने के लिए, इस मामले पर। बहुत शुक्रिया उमर रुबाब साहिबा। जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस पर खुद नोटिस दिया था और उस वक्त हमें याद है कि उन्होंने कहा था कि 3 महीने में इसका फैसला सुनाया जाए, लेकिन कई साल की ताखीर के बाद ये फैसला आया है। आपके ख्याल में इतनी ताखीर क्यों हुई फैसले के आने में? सबसे पहले तो ये वाकया अगर मैं बताऊं कि आज से 8 साल कबल मेरे वालिद, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया दिन दहाड़े, और उसकी वजह सरदारी निजाम को चैलेंज करना बना। अब बात यह कि इस केस में 2 चीजें हैं। मैं एक तो अपने घर के प्यारों के लिए इंसाफ तो चाहती हूँ, मगर ये एक जो है आम अवाम जो समझे कि मजलूम तबका, उसका भी केस बन चुका। अब 8 साल एक तो अदालत को लगे हैं इस केस को फाइनलाइज करने में, ट्रायल को आखिरी मरहले तक पहुंचाने के लिए। मैं 8 साल तक हर दर पे गई, मैंने हर मुमकिन कोशिश की। मुझे ये खदशा था कि सिंध में मेरे साथ इंसाफ होना नामुमकिन है, मगर फिर भी मुझे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे ये यकीन था कि मैं मेरी अदालतें मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगी और मुझे इंसाफ फराहम होगा। एक एग्जाम्पल से सेट हो सकता था, अदालती निज़ाम एक साल कायम कर सकती थी इस केस
थे कि कोई भी वडेरा, कोई भी जागीरदार, कोई भी बासर जो है वो कानून से बालातर नहीं है। मगर बदकिस्मती के साथ फैसला बिल्कुल मेरी उम्मीद, मेरी तवक्कुआत से उसके बरक्स आया और फैसले में 8 मुजरिम जिनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। यही अदालत थी कि कुछ साल कबल वहां से कॉग्निजेंस हुआ और बताया गया कि ये सरदार समेत जो भी नामजद हैं एफआईआर में वो सारे के सारे मुलविस हैं आपके वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस में। अब इसमें एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस हमने अदालत को दिए, हमने हर एक चीज पे कानूनन असिस्टेंस दी, ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट किया। उसके बावजूद भी इतने हाई प्रोफाइल केस में इस तरह का फैसला आना, मैं समझती हूँ ये मायूस कुन फैसला है मुझ समेत हर एक मजलूम के लिए। मगर फिर भी हमारे हौसले पस्त नहीं है, हमारे हौसले बुलंद है। मैं इस केस को समझती हूँ कि कहाँ पर जो है इसमें इलीगल चीजें आई हुई हैं इस केस के फैसले को मैं कानून जो फैसला मैं पढ़ रहा था उसमें कहा गया है कि आप काफी सारे जाहिर है उसमें रीजंस लिखी गई है ना ये बरी करने की। एक उसमें कहा गया कि एफआईआर जो है वो ताखीर से दर्ज हुई और अदालत ने इस ताखीर को मशकूक करार दिया और उसमें कहा कि ये कहानी घड़ने के लिए मुमकिन तौर पर ये वक्त को इस्तेमाल किया गया। तो ये ताखीर क्यों हुई थी एफआईआर के इंदराज में? एक केस, एक मामला है कि एक घर में 3 कत्ल हो जाते हैं, वो भी वो लोग कि जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं और ऑल ऑफ सडन किसी के घर में इतना बड़ा वाकया हो जाए और ये रियासत उससे ये तवक्को रख रही है कि आप अपने प्यारों की लाशें भी ना उठाएं, उनकी तदफीन भी ना करें, उन पर रोए भी ना और आप पहुंच जाए आप थानों में पहुंच जाए एफआईआर कटवाने के लिए। तो मेरे ख्याल से एक आम शहरी के नॉलेज में ये चीजें नहीं होती और ये समझे कि हमारे कानून के लूप होल्स हैं। मगर फिर भी हमने उस चीज पे अदालत को हर चीज प्रोवाइड की, हर कानून प्रोवाइड किया कि हम उनको असिस्ट कर सकें कि कुछ घंटों का डिले है उससे जो है ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर एफआईआर में ताखीर है तो आप हमें इंसाफ फराहम नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे लेकिन क्या ये इस कत्ल हमारे यहाँ एक आम तासर है जी उमर बाब साहब, क्या कत्ल होने के फौरी बाद पुलिस के इल्म में या रियासत के इल्म में ये बात आ गई थी कि ये मर्डर हुआ है, बावजूद इसके, यानी हम मानते हैं कि चलिए एफआईआर देर से दर्ज हुई होगी जैसे कि आपने कहा कि आप जनाजे उठाने में मसरूफ थे, लेकिन क्या स्टेट के इल्म में ये बात आ चुकी थी कि ये मर्डर हो चुका है? देखिए वही बात है ना कि ये जिम्मेदारी तो रियासत की है ना। आज 8 सालों के बाद रियासत कह रही है कि ये जो 8 मुजरिम जो जिनके नाम, जिन पे आई विटनेसेस हैं, जो अदालत में आकर गवाही दे चुके हैं कि हमने इनकी आंखों से ये जुर्म करते हुए देखा है, उसके बावजूद भी ये रियासत कह रही है कि ये लोग मुलविस नहीं है। तो आप इनसे ये सवाल करें कि 8 सालों में आपने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की, आपने इस मामले को कहाँ तक पहुंचाया। ये समझे कि ये सरासर ज्यादती है, ये सरासर नाइंसाफी है, ये फैसला नाकाबिले कबूल है। तभी मैं समझती हूँ कि कानूनन ये फैसला नाकाबिले कबूल है, तभी मैं कोर्ट में चैलेंज करने लगी हूँ। बिल्कुल ठीक है उमर बाब साहब, लेकिन आपने 2 मरतबा जिक्र किया गवाहों का कि गवाहान ने जाकर बयान दिया कि हमने खुद अपनी आंखों से ये वक़ुआ देखा है। उन गवाहान पर अदालत ने लिखा है कि ऐनी शाहिदीन वक़ुए के मुताबिक अगर वहां पर मौजूद थे और बहुत करीब थे तो फिर वो बच कैसे गए? वो तो बच ही नहीं सकते थे उनका बचना। तो इसमें डाउट का इजहार किया है अदालत ने अपने। बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान है, ये तो एक मंतक ही नहीं बनता कि आप कैसे बच गए। ठीक है, अब एक मैं आपको जनरल एग्जांपल देती हूँ। एक वडेरे का टारगेट अगर कोई बंदा हो, अगर वो उसको आसानी से टारगेट कर ले तो यकीनन उसने इस तरह से, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कि जो हमारे गवाह ऑन स्पॉट थे, ये तो मंतक ही नहीं बनता जज साहब का कि जिन्होंने ये डिस्कस किया है कि आप कैसे बच गए। और मेरे वालिद साहब को वो कत्ल करना चाहते थे, दादा को, चचा को वो कत्ल करना चाहते थे, जो कि उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया। अब टारगेट पूरा करने के बाद वडेरों और सरदारों के समझ में इतनी बात नहीं होती, उनके दिमाग में हवा होती है कि कोई भी हमारे खिलाफ उठने की जरूरत नहीं करेगा। आज भी सरदार चांदी से आप पूछे, उसके दिलो जहन में नहीं होगा कि कोई उमेर रबाब इनके घर से खड़ी हो सकती है मेरे जुर्म को, इसको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि वडेरे सरदार हमेशा यही समझते हैं कि फैला कोई हमारे खिलाफ नहीं खड़ा होगा। एक अलग चीज अगर मैं कहूँ कि अल्लाह की भी कुछ मसलहतें होती हैं कि अल्लाह का भी अपना वादा है कि ताकतवर को हमेशा मैं कमजोर के हाथ तो शिकस्त देता हूँ। तो मैं समझती हूँ कि आज ताकतवर कमजोर तबके के हाथ से शिकस्त खा चुका है। भले अदालतों ने इनको फेवर दी भी है पर फिर भी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मुझे यकीन है कि ये फैसला जो है इस पर रिव्यू होगा और ये बात आपने बिल्कुल सही आपने कहा और वाकई ये तो हैरानकुन दलील है
कि इस तरह तो फिर हर कत्ल के मुकदमे में या किसी भी मामले में जब एक गवाह पेश होता है तो उससे ये सवाल किया जा सकता है, और हर केस में फिर किया जा सकता है कि तुम कैसे बच गए। अगर तुम इतने करीब थे और तुमने अपनी आंखों से देखा तो तुम कैसे बच गए। तो तुम अगर चूंकि तुम बच गए हो तो तुमने देखा ही नहीं है और तुम वहां पर मौजूद ही नहीं थे और तुम झूठे हो। तो ये तो एक आर्गूमेंट अजीब सा है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि ऐनी शाहिदीन के जो बयानात हैं वो इसलिए बदनीयती पर मबनी है कि उनके बयानात एफआईआर में दिए गए बयानात से मैच नहीं करते या पुलिस को दिए गए बयानात से मैच नहीं करते। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने बार बार अपनी स्टेटमेंट देखा होगा कि वॉलंटियरली हमारी स्टेटमेंट्स में लिखा गया है अदालत की जानिब से कि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं, देखिए पहली बात तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है एफआईआर, वो पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। वो इसलिए कि आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो दी, ठीक है, उसके बाद जो एक एक डॉट्स कनेक्ट होता है। अब रही कि जब आपने एफआईआर दाखिल करवा दी, उसकी एक चौथी आपका 161, उसके बाद 164 आता है। क्या कर बताया कि हाँ ये पूरा सिस्टम देखे इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने। अब हमारे ही केस में आईजी सिंध पुलिस आकर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि इस केस में इतना सियासी प्रेशर है कि मैं जो एब्सकॉन्डर्स हैं, जिन पे रिवॉर्ड है, जिन पे हेड मनी है, उनको अरेस्ट करने में नाकाम हूँ। यहाँ पे सियासी पोस्टिंग से मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो सोचे कि उस पुलिस ने किस तरह इन्वेस्टिगेशन की होगी। और दूसरी बात यह है कि 164 में हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि हमारी स्टेटमेंट्स प्रॉपर पुलिस रिकॉर्ड कर ही नहीं रही थी। तो जो उसमें कुछ और चीजें हम आपको बता रहे हैं, वो अभी अदालत में हमारे पास कानूनन राइट है कि हम आपको बता सकें, असेस कर सकें ऑनरेबल कोर्ट को, ताकि वो अपना जहन हद की तरफ लेके जाए। उमर बाब साहब, फैसले के बरक्स आपका मौक़िफ़ ये है और दावा ये है कि आपके वालिद, चचा और दादा को वडेरों ने कत्ल किया क्योंकि उनके साथ सरदारी निज़ाम को चैलेंज किया गया था उनके सामने। लड़ाई क्या थी आपकी फैमिली की, आपके वालिद, चचा और दादा की अपने कबीले के सरदार से? अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करूं कि आपने देखा कि सरदार जितने पुरअमन हैं, जितने वो नजर आते हैं शरीफ, उतने है नहीं। कि सेक्शन 144 लागू था फैसले के दिन पे, और उन्होंने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई, काफिले की सूरत में पहुंचे कोर्ट, और उसके अलावा सेक्शन 144 के होते हुए उन्होंने सरेआम फायरिंग करते रहे, हरास करते रहे। पूरे दादू डिस्ट्रिक्ट से लेकर कंबर शहजाद कोट तक आपको एक छोटा छोटा बच्चा भी इस चीज की गवाही देगा, इवन मीडिया इस चीज की गवाही देगी कि उन्होंने किस तरह हरासमेंट फैलाई। अब उनको लग रहा था कि ये शायद हरासमेंट फैलाएंगे और हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, मगर फिर भी वही उन्होंने पहले वाली भूल की कि हम 3 लोग कत्ल कर देंगे मगर हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। आज भी उनकी वही भूल है कि हम सरेआम दहशतगर्दी करते फिरेंगे मगर हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। तो हम उनको भी वाज़ेह पैगाम देते हैं कि हम हर जुल्म को चैलेंज करने के लिए खड़े हैं, और हम करबला से इंस्पायर हैं, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से इंस्पायर हैं। तो हम इंशाल्लाह हक और सच के लिए डट के मुकाबला करेंगे। जो मुल्ज़िमान हैं उनमें जिन्हें कल बरी भी किया गया है, आपका जिन पर इल्ज़ाम है, उनमें 2 इस वक्त सिटिंग एमपीए भी हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से वो एमपीएज हैं। और देखिए, मैं ये भी वाज़ेह करूं कि मेरा किसी भी ना सियासी कोई पार्टी से ताल्लुक है, ना ही मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल एनिमिटी है। मेरा कॉज है एक सरदारी निज़ाम के खिलाफ। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ज़िम्मे में आ रही है कि सारे सरदार, सारे वडेरे, सारे जागीरदार उस पार्टी का हिस्सा हैं, तो जाहिर है उनसे सवाल भी होगा और उन पर तनकीद भी होगी। अगर वो हक के साथ खड़े हैं, अगर वो वाकई जमहूरी पार्टी है, तो इनकी बेटियां जो इंसाफ के लिए नंगे पे दर बदर हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर कोई किरदार अदा किया है या नहीं किया? ये सवाल। बहुत शुक्रिया उमर वाब चांडियो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस प्रोग्राम में जिन लोगों का नाम लिया गया है या वो दूसरी फरीक जिनको बरी किया गया है, उनमें से अगर कोई अपना मौक़िफ़ हमारे प्रोग्राम में देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। यह आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।